हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो वीडियो है वीडियो 3 होने वाला है। प्राचीन भारत का 2 वीडियो डाल चुके हैं, अगर वो नहीं देखे होंगे आप लोग तो अवश्य देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला नंबर कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा, क्या बोला है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किसने? तो चामुंड राय बनवाया था। कब? तो 983 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने बनवाया था। क्या चीज़ बनवाया था? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ। आगे चलते हैं। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो बिंदुसार प्रसिद्ध था। ठीक है, डायमेकस भारत आया था। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। डायमेकस किसके समय भारत आया था? तो बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था, यानी कि बिंदुसार किसके अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। क्लियर? चलिए स्पीड में चलेंगे। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक ने धम्म को स्वीकार किया। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कब? तो 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। किसको? तो एक पुत्र और पुत्री को भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ठीक है, चलिए चलते आगे। आगे देखिएगा, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया गया अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा थी। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक थी। सर्वाधिक था कौन? तो ब्राह्मणी। ठीक है, चलिए खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो यह दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर। देखिए यहाँ एक लॉजिक से याद करेंगे। देखिए ब्राह्मणी में पहले क्या होता है? ब आता है, तो ब से ब्राह्मणी, ब से बाएं से दाएं की ओर। तो एक याद रह जाएगा आपको, तो ऊपर वाला याद रह जाएगा। तो ब्राह्मणी में क्या आता है? ब आता है, तो इधर बाएं से दाएं की ओर, और खरोष्टी में आप दाएं से बाएं की ओर कर लीजिएगा। तो एक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बाएं से दाएं ओर, तो ऊपर वाला अपने आप याद हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखिएगा। अशोक के शिलालेख यानी 14वें की खोज किसने किया था? तो दीपेंथलर ने। कब? 1750 में। अशोक के शिलालेख यानी 14वें शिलालेख की खोज कौन किया था? दीपेंथलर ने। कब? 1750 में किया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? 7वां स्तंभ लेख। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब? 1837 में। 1837 में। यहाँ देखिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोजा किसने? तो खोजा था दीपेंथलर 1750 में। और जब खोजा तो पढ़ा किसने? तो उसको जो सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब? 1837 में पढ़ा। क्लियर? चलिए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमनदेई। अशोक के सबसे छोटा स्तंभलेख रुमनदेई। अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मास्की अभिलेख में। मास्की में जो आंध्र प्रदेश में है। गुर्जर अभिलेख में मध्य प्रदेश में, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, देखिए अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रियदर्शी। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने स्वयं को मगध का क्या बताया? सम्राट बताया। किस शिलालेख में कहा गया है? तो यह भाबरू शिलालेख में। कहाँ है? राजस्थान में, भाबरू शिलालेख में। किस शिलालेख में? भाबरू शिलालेख में कहा गया। लेकिन जो आप अभी देखे हैं, अशोक का नाम अशोक किस में है? तो मास्की अभिलेख में है। और इसका जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था किसमें? तो भाबरू शिलालेख में बताया था। क्लियर? देखिए आगे। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें? 13वें शिलालेख में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्या निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, उसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप है अशोककालीन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप किसके कालीन है? तो अशोक के काल का है। और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भरहुत
की खोज किसने किया था? तो कनिंघम ने किया। कब? 1873 में। भरहुत की खोज 1873 में किसने किया? कनिंघम ने किया। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। आगे देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसापुर में। 232 ईसापुर में अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार। जब पुष्यमित्र शुंग थे तो वह अश्वमेध यज्ञ कितने बार करवाए? तो 2 बार करवाए। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ 2 बार। आगे देखिएगा, मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। मनुस्मृति की रचना किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन का प्रतिपादन तो पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोटस भारत आया था। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया। शुंग के 9वें राजा भगवत के समय तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया। शुंग के 9वें राजा भगवत के समय। ठीक है, चलिए। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा। ठीक है। सातवाहन आंध्र वंश के संस्थापक सिमुख। सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुख थे। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र में। का महानतम शासक कौन है? तो गौतमीपुत्र सातकर्मी। क्लियर। सीसा का सिक्का चलाया था किसने? सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का चलवाया किसने? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की किसने? सातवाहनों ने। तो सीसा की सिक्का चलाया सातवाहन ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा ब्राह्मणों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि क्या थी? तो भाषा थी प्राकृतिक, लिपि ब्राह्मणी। भाषा क्या थी? भाषा थी प्राकृतिक, लेकिन लिपि ब्राह्मणी थी। कलिंग यानी उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। कलिंग यानी कि कौन? कलिंग यानी उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। कौन था? महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। चेदी वंश के शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। ठीक है, आगे देखिए। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। कलिंग नरेश खारवेल ने। आगे देखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख स्थित है। कहाँ? तो उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा। हाथी गुफा शिलालेख स्थित कहाँ है? तो उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहले विदेशी थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहले विदेशी कौन थे? तो हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे कौन? हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण थे। ठीक है। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी? साकल। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवस्था में लाया किसने? ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? तो डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर यानी मिलिंद
मिलिंद पन्हो के ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। तो मिनांडर यानी मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन से। ठीक है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किन नागसेन ने किया था, नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक, यूनानियों के बाद कौन आए, शक आए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन, शकों के सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो रुद्रदामन ने करवाया। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, या गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से, मौर्यों से। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे, मौर्यों से। पल्लव की राजधानी थी तक्षशिला, पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुडुल कटफिसस, कुषाण वंश का संस्थापक कुडुल कटफिसस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन, कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर थी। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर। कनिष्क यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा, कनिष्क यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क अनुयायी था वो किस संप्रदाय का था, तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आयुर्वेद के जनक माना जाता है, और आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को, आयुर्वेद के जनक माना जाता है किसको, चरक को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन, नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया कनिष्क ने, सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया कनिष्क ने। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में, शक संवत चलवाया किसने, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर, राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है, चैत होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसापुर में हुआ, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसापुर में हुआ। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ, कुषाण काल में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब हुआ, तो कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ कुषाण काल में, कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ कुषाण काल में, बाल विवाह प्रारंभ हुआ कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में, यानी गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाया कुषाणों ने, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाया किसने, कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहा जाता है आहत सिक्का, प्राचीनतम सिक्का कहलाता है क्या, आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे, वासुदेव। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। गुप्त संवत चलाया किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, कब, 319 ईस्वी में। यहाँ से देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त का, सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने, विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था किसको, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से यानी लेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को,
प्रथम कहाँ था? पाटलिपुत्र। लेकिन दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मणिर और सुश्रुत छनपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी ये सब किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए। ब्राह्मणिर आर्यभट्ट थे खगोलविद और गणितज्ञ। एक जो ब्राह्मणिर थे वो क्या थे? तो वो खगोलविद थे और गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ किसके समय? आर्यभट्ट के समय, यानी कि आर्यभट्ट ने किया दशमलव प्रणाली का विकास किया। ठीक है, आगे चलिए। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। मेघदूत और कुमार संभव रचना है किसकी? कालिदास की। मेघदूत और कुमार संभव रचना किसकी है? कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत है। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो सुश्रुत है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। देखिएगा, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जो 5वीं सदी में आया था। अब यहाँ से देखिए, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 5वीं शताब्दी में आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ कब? गुप्त काल में। चांदी का विकास को सर्वप्रथम चलवाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो कुमारगुप्त ने करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया तो बख्तियार खिलजी गौरी के सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय हुआ। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व पर उपज का 1/6 दिया जाता था। गुप्त काल में भूमि राजस्व का 1/6 दिया जाता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ? गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक कहलाती थी। आगे देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी क्या? दिनार कहलाती थी। और रजत वाला क्या कहलाता था? तो रूपक कहलाता था। पुष्यभूति यानी वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? तो राज्यवर्धन व हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? तो राज्यवर्धन या हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन यानी अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया और कन्नौज को बनाया। किसको बनाया? तो कन्नौज को बनाया। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब आया था? तो 606 से लेकर के 647 ईस्वी में आया था।
आगे देखिए, ह्वेनसोंग द्वारा लिखी पुस्तक है सी यू की। ह्वेनसोंग द्वारा लिखी पुस्तक सी यू की है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि से मुनि किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसोंग को। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसोंग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।